बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं मौत का रक्स। ये नाकाबिले तस्खीर मुजरिम का दूसरा हिस्सा है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 03332495 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 3 सफ़ा नंबर 55 से। अबू नाफा कमरे में बड़ी ही बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसकी नजरें बार बार मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर की तरफ जाती, मगर ट्रांसमीटर का बल्ब बुझा हुआ देखकर वो एक बार फिर टहलना शुरू कर देता। अबू नाफा इमरान और उसके साथियों की बेपना जुर्रत और कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था कि उसने भी बराह रास्त मैदान में उतरने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा था कि गैर मुल्क से आने वाले ये लोग अगर इस अंदाज में और इस कदर तेजी और फुर्ती से काम कर सकते हैं तो फिर वो इस मुल्क में रहने वाले हैं, और उनके पास उससे ज्यादा वसाइल रखने के बावजूद वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहे। यही सोचकर उसने फैसला किया वो इमरान और उसके साथियों से पहले ही एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी में घुसेगा और उसे हर कीमत पर तबाह कर देगा, ताकि इमरान और उसके साथियों को यह एहसास हो सके कि अकाब भी कोई कम अहमियत नहीं रखते। इसी फैसले पर पहुंचते ही उसने लेबोरेटरी में मौजूद अकाब से राब्ता कायम किया और उसे मजीद तफसीलात तलब की ताकि वो लेबोरेटरी में दाखिल हो सके। अब उसे अकाब की कॉल का ही इंतजार था। फिर कमरे में एक हल्की सी सीटी की आवाज गूंजी और अबू नाफे तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ गया। ट्रांसमीटर का बुझा हुआ बल्ब अब तेजी से जल बुझ रहा था। अबू नाफे ने एक बटन दबाया और दूसरे लम्हे सीटी की आवाज एक तरफ मर्दाना आवाज पर गालिब आ गई। 12वां अकाब बोल रहा हूँ, ओवर। यस। पहला अकाब फ्रॉम दिस एंड, ओवर। अबू नाफे ने बटन दबाते हुए कहा, बॉस मैंने मजीद तफसीलात हासिल की हैं, मगर इस वक्त लेबोरेटरी या नर्सरी के अंदर दाखिल होना नामुमकिन है। वहां नर्सरी के इर्द गिर्द और ऊपर नजर न आने वाली मेगा विजन शो का जाल बिछा दिया गया है। अब नर्सरी से 10 किलोमीटर की दूर तक का इलाका उनकी नजरों के सामने है। नर्सरी पर नफरी भी डबल कर दी गई है। लेबोरेटरी में रहने वालों का बाहर निकलना ता इतला सानी मंसूख कर दिया गया है और नर्सरी से आने वाले पौधों की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। खुराक के थैले भी अब एक हेलीकॉप्टर के जरिए ही लेबोरेटरी में पहुंचाए जा रहे हैं, ओवर। 12वें अकाब ने तफसीलात पहुंचाते हुए कहा, ओह कोई ऐसा तरीका जिससे नर्सरी में दाखिल हुआ जा सके? अबू नाफे ने इंतहाई मायूसाना लहजे में पूछा। नहीं जनाब, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ओवर। 12वें अकाब ने जवाब दिया। तुमने ये तफसीलात कैसे हासिल की, ओवर? अबू नाफे ने कुछ सोचते हुए कहा। मेगा विजन शो को नस्ब करने वाले ग्रुप में मेरा एक साथी भी शामिल है, उससे मालूम हुआ है, ओवर। 12वें अकाब ने जवाब देते हुए कहा, क्या किसी तरह मेगा विजन सिस्टम को निकारा किया जा सकता है, आर्जी तौर पर, या हराब किया जा सकता है, ओवर? अबू नाफे ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसा नामुमकिन है। मेगा विजन सिस्टम कंट्रोलिंग मशीन लेबोरेटरी वाला सिस्टम है। इसकी कंट्रोलिंग मशीन लेबोरेटरी के अंदर मौजूद है और वहां दाखिल हुए बगैर इसे हराब करना या नकारा करना नामुमकिन है, ओवर। दूसरे से स्पॉट लहजे में कहा गया। ओके, थैंक यू ओवर एंड ऑल, अबू नाफे ने थके हुए लहजे में कहा और फिर ढीले हाथों से ट्रांसमीटर का बटन बंद किया। उसका सारा जोश साबुन की झाग की तरह बैठ गया था। लेबोरेटरी का दिफा इस अंदाज में किया गया था कि उसमें दाखिला नामुमकिन होकर रह गया था। वो कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर उसने तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया और उस पर हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। ये ताज़ा तरीन तफसीलात को फौरी तौर पर प्रिंस तक मुंतकिल करना चाहता था। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। हेडक्वार्टर, ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। अबू नाफे स्पीकिंग, क्या प्रिंस मौजूद हैं, ओवर? अबू नाफे ने पूछा। यस बॉस, वो अभी वापस आए हैं और उनके साथी कर्नल हैमरिज के मेकअप में हैं, ओवर। हेडक्वार्टर से जवाब आया। ओह, मगर वो तो कर्नल हैमरिज को अगवा करने गए थे। क्या उनके साथी असली कर्नल हैमरिज है, ओवर? अबू नाफा को याद आ गया कि प्रिंस ने सुबह ही खाली कोठी की चाबी और कार से हासिल की थी। नहीं जनाब, वो उनके अपने ही साथी हैं, वो असली कर्नल हैमरिज नहीं है। प्रिंस अब उनका मेकअप खत्म कर रहे हैं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, तो इसका मतलब है कि प्रिंस का मिशन नाकाम हो गया है। ठीक है, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल, अबू नाफे ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन बंद कर दिया। ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके वो तेजी से खड़ा हुआ। उसने ट्रांसमीटर उठाकर एक अलमारी के खुफिया खाने में रखा
और फिर अलमारी बंद करके वो कमरे से बाहर निकल आया। चंद ही लम्हों के बाद वो कोठी के पोर्च में पहुंच गया। पोर्च में नीले रंग की एक छोटी सी कार मौजूद थी। उसने कार की ड्राइविंग सीट संभाली और फिर कार को मोड़कर उसका रुख फाटक की तरफ कर दिया। फाटक के करीब पहुंचते ही उसने डैशबोर्ड के अंदर हाथ बढ़ाकर एक बटन दबाया। बटन दबते ही कोठी का फाटक खुद ब खुद खुलता चला गया। अबू नाफा इसी रफ्तार से कार फाटक से गुजारता चला गया। कार के फाटक से बाहर आते ही फाटक खुद ब खुद बंद हो गया। अबू नाफा ने कार सड़क पर डाल दी और तेज से शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी ये कोठी तेल अवीव के इंतहाई शुमाली हिस्से की तरफ थी, जहां वो अकेला रहता था अपने असल नाम से। सिर्फ एक मुलाजिम था जो कोठी की देखभाल करता था। अबू नाफे जैसे ही मरकजी शाहराह पर पहुंचा, अचानक एक मोड़ पर GP5 के बेशुमार करिंदे इधर से उधर सड़क पर चढ़ आए। उन सब के हाथों में स्टेन गन्ने मौजूद थी। उनकी महसूस नीली वर्दियां उनकी असलियत दूर से बता रही थी। अबू नाफे ने बड़ी ही फुर्ती से कार रोक ली। उसकी आंखों में हैरत थी कि उसकी कार को इस अंदाज में क्यों रोका गया है। कार एक तरफ खड़ी करके नीचे उतरा। एक सिपाही ने सख्त लहजे में अबू नाफे से मुखातिब होकर कहा, और अबू नाफे ने उसकी हुक्म की तामील बिला चू चरा की। उसने बड़े ही इत्मीनान से एक तरफ कार रोक दी, फिर बाहर आ गया। क्या बात है, मुझे क्यों रोका गया है? अबू नाफे के लहजे में बेपनाह तशवीश का आंसर नुमाया था। क्या तुम्हारा नाम अबू नाफे है और तुम अबू नाफा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन के सदर हो? उस सिपाही ने, जो उस ग्रुप का इंचार्ज मालूम होता है, बड़े ही सख्त लहजे में कहा। हाँ, मैं अबू नाफा हूँ और तुम्हारी इतला दुरुस्त है। अबू नाफे ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। इंचार्ज ने करीब खड़े अपने साथी से मुखातिब होकर कहा, और फिर दो अफराद ने बड़ी ही फुर्ती से इसकी तलाशी ली, मगर जाहिर है उसके पास कोई असला ना था। ठीक है, तुम पुलिस कार में बैठ जाओ, तुम्हें हेडक्वार्टर तलब किया गया है। इंचार्ज ने इत्मीनान के सांस लेते हुए कहा, और फिर इसका बाजू बढ़कर करीबी गली में मौजूद पुलिस कार में बैठा दिया गया। 3 अफराद इसके साथ बैठ के, इसके हाथों में स्टेन गन्ने मौजूद थी और वो पूरी तरह चुकन्ने नजर आ रहे थे। मैंने क्या कसूर किया है जो मुझे इस तरह ले जाया जा रहा है? मैं इसराइल का एक मोअज़्ज़ज़ शहरी हूँ और मैंने हमेशा हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। अबू नाफे ने उलझे हुए लहजे में कहा, खामोश रहो, तुम्हारे सवालों का जवाब अब हेडक्वार्टर में मिल जाएगा। इंचार्ज ने, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था, करहत लहजे में इसे डांटते हुए कहा। अबू नाफी ने खामोशी इख्तियार कर ली। वैसे वो इस सूरत हाल पर सोच रहा था कि आखिर उसे इस तरह क्यों GP5 के हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। क्या इन्हें इसकी असल हैसियत का इल्म हो गया है, मगर कैसे? थोड़ी देर के बाद पुलिस का हेडक्वार्टर आ गया और कार अंदर पहुंच गई। उसे उतार कर वहां मुहाफिजों के हवाले कर दिया गया और थोड़ी ही देर के बाद अबू नाफा कर्नल डेविड के सामने हास कमरे में पहुंच गया। कर्नल डेविड मेज के पीछे बैठा हुआ था। उसकी तेज नजरें अबू नाफा पर जम गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नजरों ही नजरों में इसकी असलियत जांच रहा हो। बैठो, कर्नल डेविड ने अबू नाफा से मुखातिब होकर कहा, और इस बार उसका लहजा हासा सर्द था। अबू नाफा खामोशी से सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। इसलिए आने वाले चंद ही कदम पर हटकर मौतबाना अंदाज में खड़े हो गए। अलबत्ता उनके हाथ में मौजूद स्टेन गन्नों का रुख अबू नाफे की तरफ ही था। तुम अबू नाफे हो? अबू नाफा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारपोरेशन के सदर, कर्नल डेविड ने बदस्तूर सर्द लहजे में कहा। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है, अबू नाफा ने मुस्सिर से लहजे में जवाब दिया। जी हाँ, ये दुरुस्त है, अबू नाफा ने मुस्सिर से लफ्जों में जवाब देते हुए कहा। और क्या ये भी दुरुस्त है कि सब्ज रंग की सेडान जिसका नंबर MI0231 है तुम्हारी कंपनी की मलकियत है? कर्नल डेविड ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और उसी लम्हे एक धमाके से सारी बात अबू नाफा के जहन में आ गई। उसने यहाँ से वही गाड़ी प्रिंस के हवाले की थी। उसी लम्हे उसके जहन में ये बात ही ना आई थी कि अगर प्रिंस का मिशन नाकाम हो गया तो इस गाड़ी की वजह से उसका पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकते हैं। जी हाँ, ये बात भी दुरुस्त है जनाब, अबू नाफे ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि गैर मुल्की मुजरिमों की पुष्पनाही तुम कर रहे हो? कर्नल डेविड ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। गैर मुल्की मुजरिम में समझा नहीं जनाब, ये मेरी गाड़ी मेरी कंपनी में जनरल ड्यूटी के काम आती है और मेरी कंपनी का कोई भी शख्स इस गाड़ी को लेकर कहीं भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। आखिर इस गाड़ी के साथ क्या हुआ है जनाब? अबू नाफा ने मासूम से लहजे में कहा। तो तुम अब इस बात पर अड़ने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा, कर्नल डेविड ने कहा। और फिर उसने अपने मुहाफिजों से मुखातिब होकर कहा, इसे ब्लू रूम में ले चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ, और देखो ख्याल रखना ये भागने ना पाए। और फिर इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, दोनों मुहाफिज अकाब की तरह अबू नाफा पर झपटे और फिर इन दोनों ने इसे बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाया और खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए।
कर्नल डेविड ने इसके जाते ही मेज के किनारे लगा हुआ एक बटन दबाया और दूसरे ही लम्हे कमरे के सामने वाली दीवार पर नस्ब एक स्क्रीन रोशन हो गई। उस पर एक नौजवान का चेहरा नजर आ रहा था। अबू नाफा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन के मुतालिक ताजा तरीन मालूमात 1 मिनट के अंदर मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। कर्नल डेविड और साथ मौजूद, इसके साथ ही उसने बटन ऑफ कर दिया और स्क्रीन तारीख हो गई। कर्नल डेविड का चेहरा इंतहाई मुसर्रत से जगमगा रहा था। उसे यकीन था कि उसने सही आदमी पर हाथ डाला है और अब मुजरिमों का पता बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। अब थोड़ी ही देर पहले उसे कर्नल हैमरिज के अगवा और फिर वापसी का पता चला था। कर्नल हैमरिज ने कोठी से निकलते हुए कार का नंबर देख लिया था और फिर ये कार एक गली में खड़ी मिल गई थी। चंद ही लम्हों के बाद GP5 के कारिंदों ने इसका असल मालिक का पता चला लिया था और इसके साथ ही कर्नल डेविड ने इसकी गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए थे। और फिर GP5 की गश्ती गाड़ी ने बताया कि अबू नाफा एक कार में कोठी से निकला है, फलां सड़क पर आ रहा है। चुनाचा उसे वहीं पर पकड़ लिया गया और नतीजे में इस वक्त वो ब्लू रूम में मौजूद था। अब कर्नल डेविड को अबू नाफे की कंपनी के मुतल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार था, मगर वो हालात से बाखबर होकर असलियत तक पहुंच सके। उसे यकीन था कि ब्लू रूम में किए जाने वाले तशद्दुद के सामने अबू नाफा चंद लम्हे भी ना ठहर सकेगा और सब कुछ उगल देगा। अगला पैराग्राफ। इमरान ने कैप्टन शकील का मेकअप साफ किया और फिर वो उसे लिए अपने ग्रुप में मौजूद कमरे में बैठा हुआ था। इस वक्त कमरे में इमरान समेत तमाम लोग मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि हमें लेबॉर्ट्री पर बराह रास्त हमला करना चाहिए और इधर उधर टामक टोइयां मारने से हम उलझ भी सकते हैं, सफदर ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा। मगर वो लोग बेहद होशियार और चौकन्ने हो चुके हैं, इसलिए बराह रास्त लेबॉर्ट्री पर हमला करना खतरनाक भी साबित हो सकता है। हमें चाहिए कि पहले ऐसे इकदाम करें जिनसे ये लोग उलझ जाएं और इनकी तवज्जो लेबॉर्ट्री से हट जाए। जूलिया ने राय देते हुए कहा। मुझे जूलिया की राय से इत्तफाक है, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, पंचू का फैसला सर आंखों पर। जाहिर है कि आप सरपंचू की मौजूदगी में मैं क्या कर सकता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। नहीं, ये मतलब पूछने वाली बीमारी ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं इस बीमारी से आजिज आ चुका हूँ, इमरान ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहा, जैसे उस पर शदीद बेजारियत का दौरा पड़ चुका हो। सीधे होकर बैठो वरना खोपड़ी पिचका दूंगी, जूलिया ने सर हिलाते हुए मेज पर पड़ी फुलादी एस्ट्रे उठाकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। ओ वेरी बैड, इस कदर लड़ाकी औरत, भला कौन जीत सकता है? भी मेरा मतलब है कि तीनों वही करो जो तुम तीनों ने सोचा है। मैं और जोसेफ लेबॉर्ट्री के सिलसिले में काम करेंगे। इसी तरह पंचू का फैसला भी सर आंखों पर और हमारा काम भी हो जाएगा, इमरान ने बड़े ही मासूम लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं, हम इकट्ठे ही काम करेंगे, तुम अलग काम नहीं करोगे, जूलिया ने चिल्लाते हुए कहा। सफदर और कैप्टन शकील ने भी इस अंदाज से मुस्कुरा दिए। ओहो, ये पाकिस्तान नहीं है जहां इस चूहे ने तुम्हें हम सब पर मुसल्लत कर रखा है, ये इसराइल है और यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, इमरान ने बड़े ही तंजिया लहजे में कहा। और इससे पहले कि जूलिया को जवाब देती, अचानक कमरे के दरवाजा खुला और एक नौजवान हास बास्ता अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बास को गिरफ्तार कर लिया गया है, नौजवान ने मुहातिब होकर कहा। यह मुनाफा का आदमी था। ओह, मुनाफा को, मगर कैसे? इमरान ने चौंक कर कहा। अभी भी इतला मिली है कि उस सब्ज रंग की कार की वजह से बास को गिरफ्तार किया गया है और GP5 के हेडक्वार्टर ले जाया गया है और अब ब्लू रूम में है, उस आदमी ने जवाब दिया। अब वो अपने असाब पर काबू पा चुका था। ब्लू रूम, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ प्रिंस, GP5 के हेडक्वार्टर में मौजूद दुनिया के सबसे भयानक अकूबत खाने को ब्लू रूम के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ जमाना कदीम से लेकर जदीद तरीन दौर के ऐसे ऐसे खौफनाक आलात मौजूद हैं कि पत्थर भी आखिरकार बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई शख्स एक बार ब्लू रूम में दाखिल हो जाए तो फिर वो चाहे कितनी भी कुव्वत इरादी का मालिक क्यों ना हो, उसे वहां सच उगलना ही पड़ता है। उनको ब्लू रूम में ले जाया गया है, हम सब शदीद खतरे में हैं, नौजवान ने हाँफते हुए कहा। ठीक है, गलती मेरी थी कि मैंने वो कार यूं ही गली में छोड़ दी। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे बॉस को सही सलामत वापस ले आएंगे, इमरान ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। जूलिया, तुम्हारे फैसले का वक्त आम पहुंचा है, हमें फौरी तौर पर GP5 के हेडक्वार्टर पर हमला करना है। एक गाड़ी और भरपूर असला और हमला, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर दरिंदगी के आसार उभर आए थे। जनाब, जो मदद आप चाहें हम करने के लिए तैयार हैं, नौजवान ने सहमे हुए लहजे में कहा।
और इमरान के चेहरे पर फैली हुई दरिंदगी देखकर वो बुरी तरह सहम गया था। तुम 2 कारें तैयार करो और ड्राइवर फौरन B6 ट्रांसमीटर भी उठा लो और मुझे असलहाने में ले चलो, इमरान ने कहा और नौजवान ने सर हिला दिया। इमरान उसके पीछे भागता हुआ असलहाने की तरफ बढ़ा और इमरान के साथी तेजी से उस रास्ते की तरफ दौड़े जहां कारें मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद इमरान असले से लदा फदा वापस आया और फिर उसने असला अपने साथी में तकसीम कर दिया। जदीद तरीन किस्म की स्टेन गन्ने, धुएं के बम, आग लगाने वाले बम, साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल और इस किस्म के कई आइटम उसने सब में तकसीम कर दिए। नौजवान ने खुद एक कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली। ये इंतहाई ताकतवर इंजन की सेडान थी जिसके पहियों पर हिफाजती होल चढ़े हुए थे और शीशे और बॉडी भी बुलेट प्रूफ थी। दूसरी कार ड्राइवर और एक नौजवान था। इमरान और जोसेफ एक कार में सवार हो गए जबकि दूसरी कार में सत्तर और कैप्टन शकील और जूलिया सवार हो गए। दोनों कारें तेज रफ्तारी से दौड़ती ही सड़क पर पहुंच गई। इनका रुख GP5 का हेडक्वार्टर था। सब लोग सुन ले, हमने हर कीमत पर हेडक्वार्टर के अंदर से दाखिल होना है। जो नजर आए उसे उड़ा दो। बिलो रूम से मुनाफा को निकालकर हम सब ने वापस इसी हेडक्वार्टर पहुंचना है। जरूरी नहीं कि हम इकट्ठे ही वापस आए। जिस अंदाज में जो भी निकल सके निकल जाए, इमरान ने B6 ट्रांसमीटर पर दूसरी कार में मौजूद अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, हम समझ गए, ये अंधा मिशन होगा। दूसरे से सफ्तर की आवाज सुनाई दी। हाँ, मैं और जोसेफ बिलो रूम तलाश करेंगे और अब मुनाफा को निकालेंगे, जबकि तुम तीनों वहां बेदरेक तबाही फैलानी है, ऐसी तबाही कि कोई रुकावट बाकी ना रहे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। जनाब, हमारा आदमी वहां मौजूद है जो बिलो रूम तक हमारी रहनुमाई कर सकता है, ड्राइवर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, उसे कॉल करके पैगाम पहुंचा दो कि जैसे ही हमला हो वो गेट पर पहुंच जाए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और ड्राइवर ने डैशबोर्ड पर लगे हुए ट्रांसमीटर से अपने आर्मी को कॉल करना शुरू कर दी। कारें इंतहाई तेज रफ्तारी से GP5 के हेडक्वार्टर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उन सबको अच्छी तरह मालूम था कि हेडक्वार्टर की हिफाजत के लिए बेशुमार मुसल्लह अफराद मौजूद होंगे और इतनी कड़ी निगरानी में घुसकर जिंदा सलामत बाहर निकलना नामुमकिन ही तो कम अज कम मुश्किल जरूर होगा। मगर सब अपनी अपनी जगहों पर पूरी तरह मुतमईन थे। हर लम्हे मौत से खेलना ही तो उनकी जिंदगी थी। ऐसे मौकों पर एहतियात उनके मजहब में हराम समझी जाती थी और वो भला हराम चीज के करीब कैसे फटक सकते थे। सर, हमारे आदमी पहुंचने से पहले ही इमारत से बाहर हमारे आदमी मौजूद होंगे, मैंने हिदायत दे दी है, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, तुम कारें हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर रोक लेना। तुम लोगों ने कारों में ही रहना है, सिर्फ हम लोग अंदर जाएंगे। तुम्हें वापसी के वक्त होशियार रहना होगा। ट्रांसमीटर पर तमाम हालात तुम्हारे सामने होंगे और तुम हर किस्म के इकदाम के लिए आजाद होगे, इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा और उसे सर हिला दिया। फिर इमरान की हिदायत पर उसने दूसरी कार के ड्राइवर तक भी पहुंचा दी। अब कारें सड़क पर पहुंच गई जिस पर GP5 का हेडक्वार्टर मौजूद था। लम्हा ब लम्हा फासला सिमटता चला जा रहा था और कारें मौत के जलो में तेजी से अपने टारगेट के करीब होती चली जा रही थी। अगला पैराग्राफ। कर्नल हेमरिज को जैसे ही होश आया वो चौंक कर उठ बैठा। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा, फिर अपने साथियों की लाशें बिखरी हुई पड़ी थी। वो तेजी से उठा और फिर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसका रुख बाहर बरामदे की तरफ था। जब वो बरामदे में पहुंचा तो उसने उसी लम्हे कार के करीब खड़े हुए दोनों अफराद को हवा में हाथ मारकर जमीन पर गिरते हुए देखा। वो एक लम्हे में समझ गया था कि मुजरिम ऊपर मौजूद है। अगर वो सीधा फाटक की तरफ दौड़ा तो यकीनन मुजरिम की गोली का निशाना बन जाएगा। उसने एक नजर कार पर डाली और महसूस तरबियत याफ्ता जहन की वजह से लाशौरी तौर पर कार के नंबर इसके जहन में सब्त हो गए। कर्नल हेमरिज बरामदे के साथ साथ दौड़ता हुआ इमारत की पिछली तरफ आया और फिर उसने अकबी दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। इस वक्त उसका पूरा जिस्म उड़िया था, सिर्फ एक मामूली सा जेर जामा उसके बदन पर था। मगर इस वक्त उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। उसने कर्नल हेमरिज को अपनी अरियानी का इस वक्त कोई ख्याल नहीं था। वो तेजी से दौड़ता हुआ बल्कि सही लफ्जों में उड़ता हुआ दीवार के ऊपर इंतहाई तेजी से चढ़ा। फिर थोड़ी ही देर के बाद उस अपने जिस्म को पूरी कुव्वत से ऊपर की तरफ उछाला। दूसरे लम्हे वो बंदूक से निकली ही गोली की तरह दीवार के सिरे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। फिर वो पलक झपकने में दूसरी तरफ गली में छलांग लगा चुका था। वो गली में दौड़ता चला गया। फिर वो एक और गली में मुड़ गया। रास्ते में मौजूद कई लोगों ने एक नंगे शख्स को यूं बेतहाशा दौड़ते हुए देखकर हैरत से रुक जाते, मगर इस वक्त कर्नल हेमरिज को किसी की परवाह नहीं थी। वो मुख्तलिफ गलियों से दौड़ता हुआ
उस कोठी से काफी दूर बड़ी सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर पहुंचते ही खाली टैक्सी उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। उससे आगे बढ़कर सड़क के दरमियान खड़ा होकर टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी उसके करीब आकर रुक गई। जल्दी करो, रेड आर्मी इमरजेंसी हॉक रोड पर ले चलो। कर्नल हैमरिज ने टैक्सी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। ड्राइवर ने रेड आर्मी का लफ्ज सुनते ही टैक्सी झटके से आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही देर बाद टैक्सी हॉक रोड पर पहुंच गई थी। कर्नल हैमरिज ने टैक्सी हेडक्वार्टर के सामने रुकवाई, फिर उछलकर इमारत में दाखिल हो गया। इमारत में मौजूद हर शख्स कर्नल हैमरिज को इस हाल में देखकर हैरान रह गया, मगर कर्नल हैमरिज को किसी की परवाह न थी। वो मुख्तलिफ राहदारियों से दौड़ता हुआ अपने महसूस कमरे में पहुंचा। फिर सबसे पहले उसने एक अलमारी से लिबास निकालकर पहना। फिर वो अकाब की तरह पास पड़े हुए टेलीफोन पर झपटा। उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से नंबर डायल किया। फिर राब्ता कायम होते ही बोला, कर्नल डेविड, मैं कर्नल हैमरिज बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। मेरी अभी अभी मुजरिमों से झड़प हुई है। मैंने 2 मुजरिमों को गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर उन्होंने मेरे आदमी को हलाक कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला हूँ। झड़प डाक कॉलोनी में सुरह रंग की कोठी में हुई है। मुजरिम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस गाड़ी को उन्होंने इस्तेमाल किया है इस वारदात में, इसका नंबर MZ4142 है। मेरे आदमी देर लगाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। तुम GP5 की कारंदी के जरिए फौरी तौर पर इस कोठी पर छापा मार दो। अगर वो लोग वहां से निकल भी भागे हों तो इस कार और उसके मालिक को तलाश करो। हमें मुजरिमों का क्लू मिल जाएगा। कार का रंग सब्ज है और वो नए मॉडल की डॉटसन कार है। कर्नल हैमरिज ने इंतहाई जोशीले लहजे में कहा। मगर हुआ क्या? कैसे तुम्हारी इनसे झड़प होगी? कर्नल डेविड ने कुछ पूछना चाहा। प्लीज कर्नल, वक्त जाया मत करो, फौरन एक्शन में आ जाओ। मुजरिमों को जैसे ही क्लू मिले मुझे फौरन फोन करना, मैं खुद आकर तुम्हें तफसीलात बता दूंगा। कर्नल हैमरिज ने चिल्लाए हुए लहजे में जवाब दिया। ओके। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया और कर्नल हैमरिज ने फौरन रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखे हुए दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठ गया। उरिया हालत में कोठी से निकल भागने या फिर तमाम मातहत स्टाफ के सामने उरिया हालत में आने का रद्द अमल इस पर अब बुरी तरह असरअंदाज हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसके मातहत आखिर इसके मुतालिक क्या सोच रहे होंगे। यकीनन वो दिल खोल कर इसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि रेड आर्मी का सरबराह मुजरिमों के हाथों उसकी ये दुर्गत बन गई। अब उसे लिबास पहनकर बाहर निकलते हुए भी शर्म आ रही थी। इसके साथ साथ वो ये सोच रहा था कि मुजरिम हद से ज्यादा चालाक, अय्यार और खतरनाक है। हथकड़ी से बंधे हुए मुलजिम ने जिस अंदाज में सिचुएशन बदल दी, इसका तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। ये तो शुक्र है उसे जल्दी होश आ गया, वरना न जाने उसका क्या हशर होता। अभी तक तो ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मुजरिम ने क्लिप हथकड़ी बैठे बैठे कैसे खोल दी। जबकि मुजरिम ने इसकी पेशानी पर हथकड़ी मारी थी तो बेहोश होने से पहले ये एहसास उसके जहन में मौजूद था कि हथकड़ी के क्लिप उसी तरह बंद थे। तो सिर्फ एक ही सूरत हो सकती थी कि मुजरिम ने किसी तरह अपने दोनों हाथ क्लिप से निकाल लिए होंगे, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था। मगर इसके अलावा कोई और सूरत भी तो जहन में ना आती थी। और फिर इसके जहन में वो बाजीगर आ गए जिन्होंने बचपन में सड़क के किनारे शोबदे दिखाते हुए अक्सर दिखाया था कि वो एक छोटे से रिंग में से अपना भारी भरकम जिस्म जिस तरह मरोड़ कर और सुकेड़ कर निकाल लेते थे कि एक आदमी हैरान रह जाता था। और बात इसकी समझ में आ गई कि मुजरिम ने इसी तरह की शोबदाबाजी सीख रखी होगी और अपने हाथों को मोड़ कर, मरोड़ कर और सुकेड़ कर हथकड़ी की क्लिप से निकाल लिया था। ये सोचते सोचते अचानक उसे ख्याल आया। उसने मेज की एक दराज खोली और इसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रख दिया और तेजी से इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद जब उसने इसका बटन ऑन किया तो दूसरे ही लम्हे ट्रांसमीटर पर लगा हुआ एक बल्ब तेजी से बुझने लगा। हेलो मेजर हैरिस, कर्नल हैमरिज स्पीकिंग। हेलो, ओवर, कर्नल हैमरिज ने कहा। उसके साथ ही बल्ब सब्ज रंग में जलने लगा। यस कर्नल, मेजर हैरिस स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से मेजर हैरिस की आवाज सुनाई दी। मेजर, मेरा ख्याल है कि रेड आर्मी को लेबोरेटरी से वापस बुलवा लिया जाए। मुजरिम न जाने कब लेबोरेटरी पर हमला करे और हो सकता है कि ये उनका मिशन ही ना हो। हमें मुजरिमों को शहर में ही तलाश करके ठिकाने लगाना चाहिए। ओवर, कर्नल हैमरिज ने कहा। आपकी तजवीज मुनासिब है जनाब। वैसे भी हम लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं जबकि मुजरिम शहर में आजाद फिर रहे हैं। ओवर, मेजर हैरिस ने कहा। ठीक है, लेबोरेटरी की हिफाजत GP5 बखूबी कर रही है। GP5 के हवाले करके बाकी मेंबरान को मेरा हुक्म सुना दो, फिर वापस आ जाओ। हम यहाँ इकट्ठे ही मुजरिमों की तलाश का कोई लाहेमल तैयार करते हैं। कर्नल हैमरिज ने कहा। बेहतर बॉस, हम 1 घंटे के बाद हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। ओवर, मेजर हैरिस ने जवाब दिया।
मैं इंतजार कर रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। कर्नल हैमरिज ने पास रखे हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर वापस दराज में रखकर वो मुजरिमों की तलाश के लिए लाएअमल बनाने लगा। अभी वो इस पर सोच बाजार में मसरूफ था कि अचानक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। कर्नल हैमरिज ने तेजी से रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल हैमरिज स्पीकिंग। कर्नल हैमरिज ने स्पॉट लहजे में कहा, कर्नल डेविड फ्रॉम दिस एंड। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की आवाज सुनाई दी। ओ कर्नल, क्या रिपोर्ट है? कोई क्लू मिला? कर्नल हैमरिज ने इश्तियाक अमीज लहजे में कहा, यस कर्नल, कार हमें एक कोठी में खड़ी मिल गई है। मुजरिम शायद वाकई उस कोठी से गायब हो चुके थे। अलबत्ता कार की रजिस्ट्रेशन से मालूम हुआ है कि ये कार अबू नाफा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन की मलकियत है और वहां तुम्हारे 6 आदमियों की लाशें कोठी से मिली हैं। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। कर्नल डेविड ने तफसील बताते हुए कहा, गोली मारो इन आदमी को, वो तो मरते ही रहते हैं। ये बताओ अबू नाफी कौन है? कर्नल हैमरिज ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा, अबू नाफी एक अरब है, मगर इसने एक यहूदी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए उसे इसराइल का एक शहरी तस्लीम कर लिया गया था। हॉक रोड पर उसकी कंपनी का दफ्तर है। हासी अमीर कंपनी है। ये आदमी भी हासा अमीर और सोशल है। बहरहाल इसकी कार से पता चला है कि इसकी कार का लाजमी मुजरिमों से ताल्लुक है। मैंने इसे अपने एजेंटों के जरिए गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर में ले आने का हुक्म दिया है। जब वो यहाँ आएगा तो बाकी मालूमात भी हम इससे हासिल कर ही लेंगे। कर्नल डेविड ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि इससे हमें मुजरिमों का पता चल जाएगा, फिर हम इन्हें बेबस चूहों की तरह घेर लेंगे। जैसे ही अबू नाफे तुम्हारे पास पहुंचे मुझे इतला कर देना, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। कर्नल हैमरिज ने इंतहाई इश्तियाक अमीर जोशीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगा। कर्नल डेविड ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कर्नल हैमरिज ने भी रिसीवर रख दिया और फिर उसने अलमारी में से एक ज़हीम फाइल निकाली और उसका मुताला शुरू कर दिया। उसे मेजर हैरिस और उसके साथियों की आमद का इंतजार था। उसका ख्याल था कि उसके आने के बाद वो इन सबको साथ लेकर GP5 के हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा ताकि अबू नाफे से मालूमात मिलते ही वो फौरी तौर पर एक्शन में आ सके। ये फैसला उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं कर्नल डेविड तमाम क्रेडिट खुद लेने के लिए उसे इत्तला दिए बगैर ही अबू नाफे से मिलने वाले क्लू पर तमाम काम न शुरू कर दे और इस तरह हुकूमत की नजरों में अपने महकमे की कारकर्दगी बढ़ा ले। अभी तकरीबन 1 घंटे के बाद ही उसे इंटरकॉम पर मेजर हैरिस और उसके साथियों के आने की इत्तला मिली। कर्नल हैमरिज उन्हें मीटिंग रूम में भेजने का हुक्म दे दिया। चंद ही लम्हों के बाद वो खुद भी उठकर मीटिंग रूम में पहुंच गया। मीटिंग रूम में मौजूद कुर्सियों पर रेड आर्मी के 10 मेंबर बैठे हुए थे। वो 10 मेंबर जिनकी जहानत, कारकर्दगी, बेखौफी और जुर्रत की मिसालें दी जाती थीं। कर्नल हैमरिज के अंदर दाखिल होते ही वे सब एहतरामन उठ खड़े हुए। कर्नल हैमरिज ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर अबू नाफे के मुतालिक तफसीलात उसके सामने रख दी। हमें फौरन GP5 हेडक्वार्टर चलना चाहिए। मुजरिमों को एक लम्हे की भी मोहलत न मिलनी चाहिए और ये भी हो सकता है कि कर्नल डेविड अबू नाफे के सामने बिल्कुल बेबस हो जाए और उसकी जुबान न खुलवा सके। इसलिए हमारा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है ताकि उसकी नाकामी की सूरत में हम खुद अबू नाफे से मालूमात हासिल कर सकें। मेजर हैरिस ने फौरन बोलते हुए कहा, हाँ, मैं भी इसी फैसले पर पहुंचा हूं कि अभी तक कर्नल डेविड ने अबू नाफा की गिरफ्तारी की खबर नहीं दी। जहां तक मेरा ख्याल है कि कर्नल डेविड हमें एक तरफ रखकर खुद ही बाजी जीतने के ख्याल में है, इसलिए हमारा वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। ये और बात है कि हमें इंतहाई खतरनाक मुजरिमों के मुकाबले में यहाँ पर भी मौजूद होना चाहिए ताकि हम एक लम्हा जाए बगैर हरकत में आ सके। कर्नल हैमरिज ने कहा, आपका हाल दुरुस्त है जनाब। एक और मेंबर ने कहा, ठीक है, तुम में से कुछ लोग यहाँ मौजूद रहें, बाकी लोग असलहाने से जरूरी असला हासिल करके हमारे साथ आएंगे। स्टेन करने और उनका फालतू एम्यूनेशन भी साथ रख लो, बेहोश करने वाली गैस के बम और इसी किस्म का तमाम असला। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कर्नल हैमरिज ने कहा और वो सब उठ खड़े हुए। असला लेकर गिराट में आ जाओ, मैं वहां मौजूद होऊंगा, हम फौरी तौर पर चल देंगे। कर्नल हैमरिज ने कहा, फिर वो उठकर कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर के बाद जब वो गैराज में पहुंचा तो वहां 3 मजबूत कारें मौजूद थी। कर्नल हैमरिज, मेजर हैरिस दोनों एक कार में बैठ के और बाकी सब लोग दूसरी कारों में, और ये खौफनाक कारों में सवार तेजी से GP5 के हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा।